हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। तो इफ़ेक्ट क्या होगा फ्रॉड का और मिस्टेक का लिमिटेशन पीरियड पे, तो इसके बारे में हमें जो है वो बताना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 17 क्लोज 1 प्रोवाइड करता है जो इफ़ेक्ट होगा फ्रॉड का या फिर मिस्टेक का, जो पीरियड है लिमिटेशन उस पर। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो लिमिटेशन है वो कंप्यूट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा उस टाइम से जब फ्रॉड जो है वो नॉलेज में आया है उस पर्सन की जिसको डिफ्रॉड किया गया है, मतलब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, या फिर जब तक वो जो है डिस्कवर कर सकता था रीजनेबल डिलीजेंस से। फ्रॉडुलेंट कंसीलमेंट जो है डॉक्यूमेंट्स का, या फिर जहाँ पे सूट और एप्लीकेशन है रिलीफ के लिए कॉन्सिक्वेंसेस से मिस्टेक की, जो लिमिटेशन है वो कंप्यूट किया जाएगा उस टाइम से जब उसने फर्स्ट जो है उसके पास मींस थे प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कंपेल करने के लिए प्रोडक्शन जो है डॉक्यूमेंट्स का, और लेटर केस में जब मिस्टेक जो है वो डिस्कवर हुई है। तो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन में सेक्शन 17 के बारे में बताया है। पहले बताया है कौन सा प्रोविज़न है। सेक्शन 17 जो है वो बात करता है फ्रॉड और मिस्टेक की। उसके बाद हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रॉड अलग किया है हमने और मिस्टेक अलग किया है। इसमें बताया गया है कि जो फ्रॉड जो है नॉलेज में आया था उस पर्सन की जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, या फिर वो जो है डिस्कवर कर सकता था अपनी रीजनेबल डिलीजेंस से। दूसरा आ गया हमारे पास मिस्टेक। मिस्टेक जो है हमारे पास उसका लिमिटेशन कंप्यूट होगा जब फर्स्ट टाइम जो उसके पास मींस थे प्रोड्यूस करने के, वो जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो है कंपेल कर सकते थे जो प्रोडक्शन है डॉक्यूमेंट का, या फिर जो है मिस्टेक जब जो है डिस्कवर की गई है। तो ये जो है हमारे पास दो केसेस हैं जिसको हमने लीगल सेंस में लिखा है। फिर आ गया ऑब्जेक्ट हमारे पास। जो ऑब्जेक्ट है इस सेक्शन का वो है रखना जो राइट है एक पर्सन टू सू का सस्पेंडेड सो लॉन्ग ही इज़ नॉट मेड अवेयर कि जो फ्रॉड कमिट हुआ है अगेंस्ट हिम। इट इज़ एन इनेबलिंग सेक्शन। बेसिकली जो है ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन का, कि जो राइट टू सू है एक पर्सन का वो सस्पेंड ना हो उसने टाइम तक जब तक जो है वो अवेयर नहीं है फ्रॉड का जो उसके अगेंस्ट कमिट हुआ है। ये जो है एक इनेबलिंग सेक्शन है। फॉर इंस्टेंस किसी भी ट्रांसफ़र हुआ है किसी भी प्रॉपर्टी का जिसका जो सूट फाइलिंग था वो 3 साल का था, वो जो है 3 साल का पीरियड निकल गया और जो 4th ईयर है उसमें जो है पता लगा उस पर्सन को जिसके साथ फ्रॉड हुआ है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है। तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है वो जो है कट होगा और इसके बाद वाला फ्रॉड डिस्कवर करने के बाद जो 3 साल हैं वो काउंट होंगे। तो बेसिकली इसमें राइट टू सू को ज़िंदा रखने के लिए ये जो सेक्शन है इसका ये जो है ऑब्जेक्ट है। फिर आ गया केस लॉ हमारे पास। केस लॉ में आ गया हमारे पास पल्लव सेठ वर्सेस कस्टोडियन एंड अदर्स 2001 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ऑब्जर्व किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सेक्शन 17 एम्बॉडी करता है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जस्टिस का और इक्विटी का, कि जो सेक्शन 17 है वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जस्टिस का और इक्विटी का उसको एम्बॉडी करता है, मतलब उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सेप्शन। जो प्रोवाइजो है सेक्शन 17 का वो ले डाउन करता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन, कुछ भी जो है इस सेक्शन में वो अफेक्ट नहीं करेगा जो राइट है किसी भी बोनाफाइड परचेजर का। देयरफॉर एक पर्सन जिसने परचेज की है प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए बिना जाने उस टाइम पे जब परचेज हुआ था कि कोई फ्रॉड या मिस्टेक जो है वो किया गया है या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो कंसील किया गया है। तो एक्सेप्शन क्या है इसमें, बेसिकली अगर कीवर्ड देखा जाए तो इसमें एक्सेप्शन है हमारे पास बोनाफाइड परचेज़र, कि जिसने जो है बिना किसी वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए बिना नॉलेज के जब वो परचेज़ कर रहा था कि कोई फ्रॉड या मिस्टेक कमिट हुआ है और उसने जो है बोनाफाइड तरीके से परचेज़ किया है, तो यहाँ पे वो जो है एक्सेप्शन में आएगा। फिर आ गया हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। सेक्शन 17 क्लोज 2 रिलेट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से, जहाँ पे एक जजमेंट डेटर जो है फ्रॉड से या फिर फोर्स से प्रिवेंट करता है एग्जीक्यूशन किसी डिक्री का या फिर ऑर्डर का, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसके अंदर जो कोर्ट है वो कर सकता है
जो एप्लीकेशन है जजमेंट क्रेडिटर की जो दी गई है, जो पीरियड है लिमिटेशन का, उसकी एक्सपायरी के बाद वो एक्सटेंड कर सकता है जो पीरियड है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का या फिर ऑर्डर का। ये जो एप्लीकेशन ये दी जानी चाहिए जो 1 साल है उस डेट से जब डिस्कवरी हुई है फ्रॉड की या फिर ससेशन हुआ है फोर्स का। तो बेसिकली इसमें जो है बात की जा रही है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के केस में भी सेक्शन 17 जो है एप्लीकेबल होगा और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा हमारे पास 1 ईयर का, उस डेट से जब फ्रॉड डिस्कवर हुआ है या फिर जो फोर्स लगाया गया है वो सीज हो गया है। फिर आ गया लास्ट हमारे पास कंक्लूजन। सेक्शन 17 अप्लाई करता है सूट को और एप्लीकेशन को, और ये अपील्स को जो है वो अप्लाई नहीं करता है। ये पोस्टपोन करता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है लिमिटेशन का। हाउएवर एक बार लिमिटेशन स्टार्टेड रनिंग, एक बार लिमिटेशन अगर स्टार्ट हो जाती है, कोई भी सब्सिक्वेंट एक्ट जो है फ्रॉड का वो प्रिवेंट नहीं करेगा जो रनिंग है टाइम को। फिर फ्रॉड जो है उसका मतलब है एक्टिव डिसीट, डिफ्रॉड करने में और इंड्योवर करने में, जो डिफ्रॉड एक पर्सन का उसके राइट का बाय आर्टफुल डिवाइस। फ्रॉड का मतलब है कोई पैसिव साइलेंस नहीं होगा। यहाँ पे फ्रॉड का मतलब है एक्टिवली डिसीट किया है, एक्टिवली धोखाधड़ी की है डिफ्रॉड करने में, या फिर कोशिश की गई है डिफ्रॉड करने में एक पर्सन को उसका जो राइट से आर्टफुल डिवाइस से। मेयर साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड जो मेंशन किया गया है इस सेक्शन में वो कमिट किया जाएगा उस पर्सन के द्वारा जिसके अगेंस्ट वो राइट जो है वो इन्फोर्स होना है। देयरफॉर द डिफेंडेंट, उसके जो एजेंट्स हैं और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो फ्रॉड कौन कमिट कर सकता है? डिफेंडेंट कर सकता है, उसके एजेंट या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। अगर प्लेंटिफ या एप्लीकेंट जो है वो डिस्कवर कर सकता था फ्रॉड को या फिर मिस्टेक को ड्यू डिलिजेंस से, तो वो जो है सफिशिएंट होगा स्टार्ट करने में जो लिमिटेशन है उसके अगेंस्ट। तो कंक्लूजन में बेसिकली हमने समरी दी है। समरी में हमारे पास 2-3 पॉइंट है। पहला ये है एप्लीकेबिलिटी, सूट्स और एप्लीकेशन को एप्लीकेबल होगा, अपील्स में नहीं होगा। फिर आ गया अगर पोस्टपोन जो है स्टार्टिंग पॉइंट को पोस्टपोन करता है, लेकिन एक बार अगर लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया है और उसके बाद फ्रॉड हुआ है तो कोई भी सब्सिक्वेंट एक्ट जो है फ्रॉड की वो नहीं कंसिडर की जाएगी। फ्रॉड का मतलब बताया है कि जो एक्टिव एक्शन होना चाहिए, मेयर साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। किसके द्वारा कमिट किया जाना चाहिए? डिफेंडेंट हैं, उसके एजेंट हैं या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। और लास्ट में हमने ड्यू डिलिजेंस वाला पॉइंट डिस्कवर किया है कि उसके पास मीन्स हैं या वो कर सकता था ड्यू डिलिजेंस से डिस्कवर, तो वहाँ पे भी जो है उसके अगेंस्ट जो है टाइम रन करना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहले यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस सेक्शन में डिस्कस करने वाला, बेयर लैंग्वेज है। लेकिन अगेन अगर आपको ये किसी भी स्टेट में आता है लिखने के लिए तो आपको पता होना चाहिए। इंट्रो में हम सेक्शन 17 के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो है हम सेक्शन 17 क्लोज 1 डिस्कस करेंगे, एक हम केस लॉ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सेप्शन बताएंगे, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है डिक्री का सेक्शन 17 क्लोज 2 उसके बारे में बताएंगे, और कंक्लूजन में जो जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं उनकी हम समरी बताएंगे। ये आपके पास जो है बेसिक फॉर्मेट है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो उन स्टेट्स में आने की थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ पे आपको डायरेक्ट अवेलेबल होती है, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस है ये चीज़ कि इस पूरे जो हमारे पास आंसर है इसमें मोस्टली चीज़ें हम डायरेक्ट से उठा सकते हैं, जैसे सेक्शन 17 क्लोज 1, एक्सेप्शन जो है 17 क्लोज 2 और बाकी चीज़ें हैं जो थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। लेकिन जिन स्टेट्स में डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होती है जैसे यूपी जैसे स्टेट में, तो वहाँ पे जो है ये थियोरी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्ट की हेल्प नहीं मिलेगी, तो आपको जो सेक्शंस हैं वो भी याद करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे चांसेस हैं ये जो है क्वेश्चंस आने के। अदरवाइज़ अगर ये 5 मार्कर में आता है, आप 2 लाइन का इंट्रो देंगे, उसके बाद आप 17 क्लोज 1 डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप केस लॉ सेम लिखेंगे, क्योंकि उसमें हमने एक ही लाइन जो है वो हेल्ड की गई है जो इम्पॉर्टेंट है। एक्सेप्शन आप बताएंगे जो है कीवर्ड्स यूज़ करके कि बोनाफाइड परचेज़र के केस में नहीं होगा। सेक्शन 17 क्लोज 2 भी आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और अगर आपका स्पेस ज़्यादा बन रहा है तो आप सेक्शन 17 क्लोज 1 और 2 को जो है मर्ज कर सकते हैं एक साथ, कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में भी एप्लीकेबल होगा। 17 क्लोज 1 के बाद आप ये लिख सकते हैं। कंक्लूजन आप 2 लाइन का भी रख सकते हैं, आप किस में अप्लाई नहीं होता है उसके बाद आप फ्रॉड थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं।
तो आप 2 से 3 लाइन का रखेंगे, इससे ज़्यादा जो है आप 5 मार्कर में नहीं जो है लिखेंगे। रीज़न बिंग कि आप 5 मार्कर में अगर 10 मार्कर का भी लिख रहे हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स 4 ही मिल सकते हैं। तो इसमें आप अपना टाइम और एनर्जी और पेजेस जो है ज़्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। आपको जो है टाइम जितना हो सके उतना सेव करना है। तो सबसे बेटर तरीका होता है टाइम सेव करने का, वो होता है हमारे पास 5 मार्कर क्वेश्चंस। उनका आप फटाफट लिखिए, टेबल्स बनाएं आप अपना पॉइंट क्लियरली बताने के लिए और स्पेस भरने के लिए। बाकी जो आपके 15 मार्कर या आपके जो 20 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनमें आप जितना हो सके उतना लिखें, क्योंकि उनमें जो प्रोबेबिलिटी है 20 में से आपको 17 या फिर 16 to 17 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है अगर आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। और 15 मार्कर में अगेन आपका 12 to 13 मार्क्स आपको मिल सकता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, 5 मार्कर में कम लिखें, 10-15 मार्कर में अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन को जो मार्क्स असाइन किए गए हैं उसके हिसाब से जो है अपना फिल करें। बाकी इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।